रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डाउग्रेड के फिज़िक्स का पोर्शन 2019 टू 2020 का पोर्शन हम सॉल्व करें, 2019 का भी और 2020 का भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कि इन कम्पटन स्कैटरिंग इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द एक्स रे वेवलेंथ चेंजेस डेल्टा। अच्छा, इसका ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। जैसे आपसे आप कम्पटन स्कैटरिंग अरेंजमेंट का एक फॉर्मूला मांगा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जो कि याद करना है। ठीक है, अब ये ऐसे क्वेश्चन है कि इसको याद करना है, इसको समझना ठीक नहीं है। ठीक है, तो हम इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि ताकि वीडियो कम टाइम की बने। 262 क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है जो नीचे फॉल कर रहा है इस स्पीड के साथ, आफ्टर 3 सेकेंड इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला लगाना है जो कि ये रहा है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है। ठीक है, ये हमें इनिशियल वेलोसिटी दी है और अगर बात उसकी हो रही है यानी ऊपर से फॉल कर रहा है तो हम ग्रेविटी लेंगे। ठीक है, और फॉर्मूला ये है VF=VI+GT। आपने वैल्यूज़ रखनी है और आंसर आपका निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 163 पर जाते हैं, इंडियन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसमें भी फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, आपको चीज़ें दी हुई है, बस आपको फॉर्मूला याद करना है जो कि ये है। ठीक है, अच्छा, द पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय टर्मल्टीन क्रिस्टल इज ड्यू टू डैश इफेक्ट। अच्छा, ये है ये टॉपिक जो है ना इसका, अच्छा इसका आंसर है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, जो कि इसमें इस तरह होता है कि भाई आपकी जो बहुत सारी इफेक्ट्स आ रही, बहुत सारी लाइट गुजर रही होती है टर्मलाइन क्रिस्टल से। लेकिन टर्मलाइन क्रिस्टल क्या करता है, जब फिर यानी एक टर्मलाइन क्रिस्टल मैंने रखा और लाइट उस पर पड़ी है, लेकिन जो लाइट पड़ी है वो बहुत सारी वेव्स है उसके। अब जो टर्मलाइन क्रिस्टल से जो वेव निकलेगी वो एक ही वेव निकलेगी। ठीक है, यानी वो एक ही होगी, यानी जो रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, यानी वो जो बहुत जो रिफ्लेक्शन हो रही है, जो बाकी चीज़ें उसको मिल रही थी, जो एक्स्ट्रा रेस थे, उसने उस सबको हटाया और उससे सिर्फ एक ही रेस पास हुई। ठीक है, तो ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट है। अगर आपको और भी समझना हो तो आप अपने टॉपिक्स में यूट्यूब पर पोलराइजेशन ऑफ लाइट पर सीख सकते हैं, यानी आप देख सकते हैं वीडियोस। ठीक है, ये यानी ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट का क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 165 है कि भाई एक पैराट्रूपर है जो फॉलिंग डाउन कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ और रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यानी एक तो वो फॉल डाउन कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ और रोटेट कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। द बॉडी सेटिस्फाई। अच्छा, दो चीज़ें हो रही है ना, एक फॉल डाउन भी कर रहा है, साथ में रोटेट भी कर रहा है। ठीक है, पैराट्रूपर वो होता है जो यानी चीज़ें बांधी हुई होती है। फॉर एग्जांपल आप पैराशूट ले लो, ठीक है, उससे आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा कि यानी वो नीचे भी आ रहा होता है और यानी गोल गोल भी घूम रहा होता है। तो उसमें फर्स्ट एंड सेकंड इन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, उसके बाद है इफ क्वेश्चन नंबर 6, आपको एक यूरेनियम दिया हुआ है, बोल रहे हैं कि अगर इससे ये डिके हो जाए बाय इमिटिंग 2 अल्फा 1 बीटा एंड 2 गामा रेज, द न्यू डॉटर एलिमेंट वाई क्या बनेगा। अच्छा, ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत आसान कर देते हैं हम आपके लिए। एक एलिमेंट है 23592, अगर उससे 2 अल्फा रेज गुजरे, 1 बीटा रेज गुजरे और 1 गामा रे गुजरे तो फिर क्या बनेगा इस एलिमेंट का। तो हमेशा याद रखना, अल्फा के लिए आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, जो एटॉमिक मास होगा उससे हम 4 माइनस करेंगे और जो एटॉमिक नंबर होगा उससे हम 2 माइनस करेंगे। ठीक है, मैंने कर लिया भाई, ये एलिमेंट दिया था ना मैंने 2 अल्फा दिए। अब देखो, जब 2 अल्फा दिए ना तो अगर 1 अल्फा हो तो ये कंडीशन है, लेकिन अगर 2 अल्फा दिए तो हम कितने एटॉमिक मास यानी 8 एटॉमिक मास हटाएंगे और जो एटॉमिक नंबर होगा वो 4 हटेगा। ठीक है, यानी माइनस होगा। फिर जब हमने इस एलिमेंट से 2 अल्फा गुजार दिए तो हमारे पास रिजल्ट ये आया। फिर उसके बाद हमने उससे 1 बीटा गुजारे। अब 1 बीटा का जो चक्कर है उसमें सेम है, यानी एटॉमिक मास सेम रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज होता है। एटॉमिक नंबर यानी आप पर है कि उसमें आपको प्लस भी आप कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना, हमेशा जो बीटा होता है ना वो नेगेटिव बीटा बोलते हैं। पॉजिटिव बीटा तब बोला जाएगा जब आपको पूरे सवाल में बोला जाए कि भाई पॉजिटिव बीटा है। ठीक है, अदरवाइज आप पॉजिटिव बीटा नहीं करोगे। अदरवाइज अगर आपको कॉमनली बस बोला जाए कि भाई बीटा वेव इससे गुजारो, यानी आपने नेगेटिव बीटा वेव गुजारनी है। अब नेगेटिव बीटा वेव का मतलब ये होता है कि एटॉमिक नंबर में 1 जमा करना है। अगर पॉजिटिव बीटा वेव को बोला जाए ना तो इसका मतलब 1 माइनस करना है एटॉमिक नंबर से। लेकिन अगर मैंने आपको पहले से ही बोल दिया, लेकिन अगर आपको सिर्फ बोला है कि भाई बीटा वेव, तो बीटा वेव का मतलब नेगेटिव बीटा वेव, यानी इसमें 1 प्लस करना है। नेगेटिव बीटा वेव का मतलब यानी उलट है, समझो। गामा वेव में दोनों चीज़ें सेम है, यानी जो चीज़ हमें मिली थी एग्जैक्ट उसी तरह ही रखती है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप दोबारा आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो भाई हमारा आंसर ये बन रहा है। उसके बाद आता है
A changing current in a coil set up a changing magnetic field around it, in which in turn induces an EMF in it. The effect is, अच्छा अब मैं आपको बता दूं कि भाई चेंजिंग करंट इन अ कॉइल हो रहा है और फिर उसी के अराउंड वो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, चेंज आ रहा है. ये सेल्फ इंडक्शन है. ये म्यूचुअल इंडक्शन तब होती है जबकि एक कॉइल में होता और उस कॉइल की वजह से दूसरे कॉइल में मैग्नेटिक चेंज आ जाता. ठीक है, तो ये सेल्फ इंडक्शन है. द प्रिंसिपल ऑफ AC जनरेटर इज, भाई ये तो फेराडे लॉ है ना, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. उसके बाद आता है द मटीरियल दैट डजंट बिकम रेडियो एक्टिव आफ्टर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन, इट्स कॉल्ड कंट्रोल मटीरियल. क्वेश्चन नंबर 70. भाई आपको द ब्रैग लॉ आपको बताना है. अब ब्रैग लॉ में आपने क्या कहनी है, वेव लेंथ का फॉर्मूला मांगा है. ठीक है, जो कि ये है. ठीक है, उसके बाद आपसे ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज रिलेटेड टू, अच्छा ये बाकी सवाल है. आपसे जो मेन सवाल है वो है भाई सी के डायमेंशंस बताओ. अब सी के डायमेंशंस हम तभी बता सकते हैं जब हमें यूनिट पता हो, लेकिन अगर हमें यूनिट नहीं पता तो भाई हम निकाल सकते हैं सी का यूनिट, बिकॉज फॉर्मूला दिया गया है. तो हम ये वाला ऑप्शन करेंगे कि भाई सी के डायमेंशंस मालूम करने, लेकिन पहले हम यूनिट निकाल देंगे. जब हम यूनिट निकाल देंगे तो उससे डायमेंशन निकल आएगा. ठीक है, सो द आंसर इज LT-4. उसके बाद फोकल लेंस वाला सवाल है. द व्हाट शुड द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, यानी हमें वो क्या डिस्टेंस रखना चाहिए ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट टू द कॉन्वेक्स लेंस कि जिसकी वजह से इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज, यानी हम वो कितना डिस्टेंस रखें कि भाई जो इमेज है ना वो जो है उस ऑब्जेक्ट के दो गुना बड़ी हो ऑब्जेक्ट से. ठीक है, दैट इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट. अब स्केलर और डॉट प्रोडक्ट इट्स वेरी इजी क्वेश्चंस. अगर 10th यानी क्लास में हम इतना ही समझ लेते हैं अपने सिलेबस में, तो ये डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में किया हुआ है, विच इज़ वेरी इजी. इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, आई वाले को मल्टीप्लाई, जे को मल्टीप्लाई करना है, के को मल्टीप्लाई करना है, साइन अकॉर्डिंगली उसके रखने हैं, और जो आंसर है -10 आ रहा है. ठीक है, उसके बाद हम 174 पर जाते हैं. ठीक है, 174 क्या है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट प्रोवाइडेड. अच्छा ये तब होगा जब आपका मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा. ठीक है, उसके बाद द 3 times डिक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल कैपेसिटर विल. अच्छा अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, या ये इस फॉर्मूले से लिया गया है ये क्वेश्चन कि भाई अगर हम 3 टाइम डिक्रीज कर दे डिस्टेंस को, डी को अगर हम कम कर दे 3 टाइम्स, तो पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर के साथ क्या होगा. एज यू नो कि इन्वर्स रिलेशन है, अगर इन्वर्स रिलेशन है तो कैपेसिटेंस उतना ही इंक्रीज होगा. ठीक है, 176 कार स्टार्ट हुई है, कार है उसका मास ये है, इनिशियली रेस्ट पर थी, एक्सेलरेटेड है, has been accelerated हो गई at the speed of 8 मीटर पर सेकेंड and 16 मीटर एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ अ कार एंड अ फोर्स. ठीक है, भाई आपको बताया गया है कि भाई कार है उसका मास इतना है. अब आपको वैल्यूज़ दिए गए हैं जो कि सॉल्व इस तरह होता है कि भाई हमें 2 चीज़ें मालूम करनी है, फोर्स मालूम करना है, एक्सेलरेशन मालूम करनी है. भाई एक्सेलरेशन हम पहले मालूम कर लेते हैं. जब एक्सेलरेशन मालूम करते हैं तो एक्सेलरेशन हमारे पास 2 आती है. अगर आपके पास एक चीज़ निकल आ गई है तो दूसरी आपको मालूम करने की ज़रूरत नहीं है अगर इस तरह का सेम क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, तो आपका 2 आंसर है, लेकिन आप फोर्स भी निकाल सकते हो. ठीक है, इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड फंडामेंटल ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ ऑफ सिस्टम मास एंड टाइम आर. ठीक है, वेरी इजी, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड्स. In nuclear physics, the mass defect is referred as the difference in the masses of free nuclear constituent and bonded nucleus. यानी आपसे न्यूक्लियर फिजिक्स में आपसे पूछे कि भाई मास डिफेक्ट क्या होता है. मास डिफेक्ट होता है कि आपके फ्री न्यूक्लियर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ना उसके मासेस और बॉन्डेड न्यूक्लियस मासेस का डिफरेंस, यानी एक तो वो जो बॉन्ड है, दूसरे वो जो फ्री है. अब उनके डिफरेंस को हम न्यूक्लियर डिफेक्ट बोलते हैं. पेस्टन सीरीज फॉर द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ठीक है, एज यू नो कि पेस्टन सीरीज यानी 3rd पर आता है, तो उस लिहाज से 3 जिस तरह बाल्मर और पेस्टन सीरीज होती हैं, ये उस लिहाज का फॉर्मूला है. ये मैं पिछले बहुत समझा चुकी हूँ. ठीक है, अगर आपने मेरी फिजिक्स की पीछे की वीडियोस देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत आसान होगी, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं नहीं फुल एक्सप्लेन नहीं कर रही वो इसलिए क्योंकि मैं पीछे बहुत समझा चुकी हूँ वो पिछले वीडियोज़ में, और क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं. क्वेश्चन नंबर 180, द नेसेसरी कंडीशन फॉर द बॉयज़ लॉ टू होल्ड इज़ दैट द प्रोसेस मस्ट बी. अच्छा अगर हम चाहते हैं कि भाई बॉयज़ लॉ जो है वो नेसेसरी कंडीशन में हो जाए, जो नेसेसरी कंडीशन है दैट इज़ आइसोथर्मल. बॉयज़ लॉ आइसोथर्मल को फॉलो करता है.
इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन बट द मूवमेंट ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, यानी हमसे दो चीज़ें पूछी गई है कि इन इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है, काइनेटिक और मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम होती है बिफोर भी और आफ्टर कोलिजन भी, लेकिन जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड होता है, ठीक है। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अच्छा, ये आपके बुक की बिल्कुल लाइन है क्योंकि मैंने खुद देखी है, एंड दैट इज द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज बिटवीन पॉइंट्स डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, ठीक है भाई, फॉर्मूला ये है ना पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क डन, ठीक है। क्या है, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। When an object is throw upward, it rises to a height h. How high is the object in terms of h when it has lost 1/3 of its original kinetic energy? ठीक है, अब आपको क्या मालूम करना है, मैं आपको इस सवाल से समझाती हूँ कि भाई एक हाइट h की हाइट थी, ठीक है। अब ये हमने क्या किया, इतनी हाइट थी, एक जगह थी और उसकी इतनी हाइट थी। मैंने ऑब्जेक्ट लिया, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट लिया और मैंने उस ऑब्जेक्ट को फेंका उसी हाइट में। लेकिन मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि जब उस ऑब्जेक्ट को आप फेंक रही थी तो जब जिस पॉइंट पर उसने 1/3 यानी काइनेटिक एनर्जी का 1/3 काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट की, उस पॉइंट से लेकर उस हाइट तक का मुझे भाई बताओ कि उसने कितना हाइट जो है वो कितना हाइट बन रहा है इन टर्म्स ऑफ एच, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एच मुझे वो हाइट बताओ जब उसने अपनी 1/3 के ही लॉस्ट कर ली उस ऑब्जेक्ट ने। तो भाई एज यू नो, अगर आपको यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो ये है कि लॉस्ट इन के ई एंड गेन इन पी, ठीक है। क्या है, हमने लॉस्ट किया है और लॉस्ट इन के ई इक्वल्स टू गेन इन पी होता है, ठीक है। अब मैंने फॉर्मूला डाला, mgx डाला एज यूजुअल पी, क्योंकि मुझे ये x मालूम करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने वैल्यूज़, अब आपको पता है v² इक्वल्स टू 2gh लगता है, मैंने वो डाल दिया। फिर मैंने 2 को काटा, फिर मैंने mg को काटा, बचा 1/3h एंड x बचा, ठीक है। तो भाई जो मेरे पास x भी मतलब क्या है, p का फॉर्मूला क्या होता है भाई, mgh होता है ना। तो ये जो x मैंने लिखा है आप इसे h भी लिख सकते हो, x भी डजंट मैटर, आप कंफ्यूज मत होना। बस मुझे वो हाइट पता लग गई और वो हाइट क्या है, इस हाइट के मुकाबले में h/3 है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना h/3, ये वाला जो h ये वाला शो कर रहा है, यानी वो जितनी हाइट है, और जो ये h हमने निकाला है वो उस ऑब्जेक्ट का हाइट निकाली है, ठीक है, कि कितना उसने वो, यानी वो कितना फासला था जब उसने अपनी 1/3 के ही लॉस्ट कर ली। आई होप आपको डायग्राम से समझ आ गया होगा। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिक्रीजेज, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो भाई कौन सी चीज़ ट्रू है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है। 189, if U naught is permeability of the medium and E naught is the permittivity of the medium, then value is equals to the speed of light। आपको पता है ये स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है, आप इसकी और इसकी ये दोनों कांस्टेंट है, अगर आप इसकी वैल्यूज पुट कर दोगे तो ये यू गेट द स्पीड ऑफ लाइट। इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है और एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, ठीक है। तो भाई स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में याद कर लो, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में इसका उलट होगा, ठीक है। 187, अगर compressible medium has bulk modulus denoted by beta and density denoted by p, then the Newton formula for the speed of sound in medium is, अच्छा अब मेरी बात याद रखो, एक न्यूटन का फॉर्मूला था स्पीड ऑफ साउंड के लिए, लेकिन फिर उसमें थोड़ी सी करेक्शन कर ली ले पाले ने, इस तरह की कहानी थी ना। स्पीड ऑफ साउंड न्यूटन ने दिया था, लेकिन फिर उसके फॉर्मूले में थोड़ी सी करेक्शन कर ली ले पाले ने। मैं उसका पिक्चर भी दे दूंगी जो मैं अपने रजिस्टर में, मैंने जब मैम डीकेट के लिए पढ़ती थी तो जो मैंने अपने रजिस्टर में जहाँ लिखी है चीज़ें वो मैं उसकी पिक्चर दे दूंगी वीडियो में, आप वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो जो न्यूटन का फॉर्मूला था वो ये था कि उसने ना बुल्क ऑफ मॉड्यूलस पेश किया अपने फॉर्मूले में, लेकिन जब ले पाले ने करेक्शन की तो उसने एडियाबैटिक बुल्क मॉड्यूलस रिप्रेजेंट किया, जब जिसकी वजह से ले पाले ने फॉर्मूले को थोड़ा इस तरह चेंज कर लिया, ठीक है। तो अगर ये वाला फॉर्मूला नजर आए तो ये ले पाले का करेक्टेड फॉर्मूला है और इसके आरपी को एडियाबैटिक बुल्क मॉड्यूलस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पेयर प्रोडक्शन द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन। अच्छा, व्हाट इज पेयर प्रोडक्शन? पेयर प्रोडक्शन में ऐसा होता है कि हम एक न्यूक्लियर, हम एक फोटोन, ठीक है, हम एक फोटोन बेचते हैं उस न्यूक्लियस के पास जिसके पास 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ठीक है।
उस फोटोन से क्या होता है, उस न्यूट्रॉन से, कि हम उसको दो पार्टिकल्स में चेंज कर देते हैं, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन और एंटी प्रोटॉन में, ठीक है। तो वो दो पार्टिकल्स हमें मिल जाते हैं और उसकी एनर्जी हाफ हाफ होती है। मैं उसकी पिक्चर भी भेज दूंगी जो मेरे रजिस्टर में लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद 189, अब भाई बोहर के पोस्टुलेट से और स्टेशनरी ऑर्बिट है, और भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला देना है यहाँ पे। उसके बाद द कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, अच्छा यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब ये कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट मूव विद अ कांस्टेंट, एक गाड़ी स्टार्ट हुई रेस्ट से, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 हुई और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही थी, लेकिन उसके ड्यूरिंग 4th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इट्स कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अब एक्सेलरेशन बताओ। अब देखो इन्होंने क्या कर लिया है कि इन्होंने हमसे एक्सेलरेशन मांगी है, लेकिन इन्होंने हमें जो डिस्टेंस दिया है ना वो 4th सेकेंड का डिस्टेंस बताया है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं बताया कि भाई इतना टाइम था और इतने टाइम में ये डिस्टेंस था। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपने ये वाला आंसर फॉर्मूला लगाना है, और एन के बजाय आप क्या डालोगे 4th, ठीक है। उसके बाद आंसर आपका 6 आएगा। वाई पार्टिकल मार्क ए इज ऑब्टेन इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। अब मेरी बात सुनो, बहुत ईजी है। ब्रिलियम और हाइड्रोजन दोनों में ऊपर क्या है, 9 और 4, 9 4 को जमा करो। अच्छा अगर आपसे ये मुश्किल हो रहा हो ना कि 9 4 को जमा करो या 8 4 को जमा करो, तो आप इस तरह कर लिया करो, 10 4 क्या बनते हैं 14, तो भाई 9 4 13, ठीक है। 10 4 14, तो भाई 9 4 क्या हो गए, एक कम कर लो ना 13, ठीक है, यानी 13। उसके बाद 4 और 2 को जमा करो 6, सही है, एक एक्स पार्टिकल इससे बनेगा 13 और 6। लेकिन अगर हम यहाँ पर आए प्रोडक्ट पर, तो प्रोडक्ट में क्या है 12 और 6, 12 और 6 यानी 6 एग्जैक्ट आ गया है, लेकिन 12 ये 13 है, तो यानी यहाँ पे कुछ ऐसा पार्टिकल आएगा, ये सूट हो रहा है कि नहीं, यानी ऊपर वाला नंबर 1 और नीचे वाला 0। 192, an electron is moving with velocity v has momentum, the de Broglie wavelength associated with its, ठीक है। अब हमने de Broglie wavelength का अगर आपको फॉर्मूला मालूम हो तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला है, ठीक है, और हम सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। de Broglie wavelength में मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया है, ठीक है। ऊपर मैंने h की वैल्यू रखी, नीचे मैंने मोमेंटम की वैल्यू रखी, ठीक है। अब उसके बाद आपकी कटिंग कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। आप उसके पार्टिकल्स को नीचे यानी 10 to the power को ऊपर ले लो। अब 10 to the power 9 का मतलब क्या होता है, यानी नैनोमीटर, ठीक है, सही है। The Lepale correction to the Newton formula is based on the fact that the compression and refraction occurs as adiabatic process. That is why he given the adiabatic bulk modulus, ठीक है। 194, कार मास इतना है, कांस्टेंट स्पीड इतनी है, उसने कवर इतना मारा, व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगल mv²/r, ठीक है। यही फॉर्मूला है ना सेंट्रीपिटल फोर्स का। व्हेन अ ट्रेन व्हाइल whistling passes near you, a considerable change in the pitch of sound is heard। भाई ये लंबे लंबे क्वेश्चन देते रहते हैं, लेकिन लास्ट में पढ़ा करो। when the train is moving away, भाई ट्रेन जो है मूव अवे हो रहा है, the pitch of the sound, ठीक है, pitch of the sound के साथ क्या होगा, where is the pitch of the sound dash when the train is approaching, decreases and increases। is the vector product of two vectors a and b, so a vector a and b, ठीक है। सो हमेशा याद रखना जब वेक्टर प्रोडक्ट हम दो वेक्टर्स का करते हैं तो दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ रहे हैं कि इफ़ अ कंडक्टर कैरिंग अ करंट टाइप प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इट एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। अच्छा मैं एक पे इमेज भी आ रही होगी, ठीक है। अब ये जो फोर्स है, फील्ड है और करंट, ये दोनों करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ये फोर्स के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये कुछ इस तरह की शेप बनती है, ठीक है। तो ये आपकी थंब जो होता है ये फोर्स होता है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है और ये करंट होता है, ठीक है। कुछ इस तरह का इमेज बन रहा होता है, भाई ये फोर्स है, ठीक है, फोर्स के इस तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, सही है। तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए। अच्छा बैटरी 12 वोल्टेज है बैटरी की, 3 रेजिस्टर्स हमने लगाए हुए हैं इन अ पैरेलल, और जो करंट गुजर रहा है 3 ओहम से जो करंट गुजर रहा है वो बता दो, यानी 3 ओहम से जो करंट गुजर रहा है पैरेलली अरेंज्ड है, ठीक है। अब ये है कि थोड़ा मुश्किल होता है याद रखना कि भाई ये छोड़ दो, रेजिस्टर्स है कैपेसिटर्स वो तो अलग कहानी है कि भाई रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में तो ये होगा
यानी उनको रेसिप्रोकल में ले लो, अगर रेजिस्टेंस में सीरीज़ में है तो फिर उनको सिंपली ले लो, ये बात छोड़ो। लेकिन दो चीज़ें हमेशा याद रखो, वोल्टेज और करंट। वोल्टेज के लिए आप पीटीवी याद कर लो, ठीक है, बस। करंट के लिए कुछ भी याद मत करो, वोल्टेज के लिए आप पीटीवी याद कर लो। पीटीवी का मतलब ये है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी तो वोल्टेज जो है ना, वोल्टेज ठीक ठाक होगा, सही है। यानी जब भी V जो है पीटीवी, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगी आप पीटीवी, वोल्टेज के लिए आप पीटीवी याद कर लेना। यानी वोल्टेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में ठीक ठाक है। ठीक ठाक का मतलब ये है कि ये जो तीनों रेजिस्टर्स है ना, इन तीनों पर 12 का वोल्टेज ही लग रहा है, यानी वोल्टेज सेम है अक्रॉस द रेजिस्टर्स, वोल्टेज सेम है लेकिन करंट अक्रॉस द रेजिस्टर्स डिफरेंट है। और कुछ भी मत याद रखो कि करंट जो है वो डिफरेंट है या नहीं है, करंट सेम है या नहीं है। जब भी क्वेश्चन आएगा ना पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन का और आपको याद ना आए तो बस पहले आप अपने पास लिख दीजिए पीटीवी, उसके बाद जब आपको वोल्टेज का पता चल जाए उसके बाद करंट का याद करना बहुत आसान है। वही जब आपको ये याद हो गया ना कि पैरेलल में वोल्टेज सेम है अक्रॉस द रेजिस्टर्स तो करंट डिफरेंट होगा। इफ टाइम इंटरवल अकर्स ऑफ टू इवेंट्स इन मेजर in a frame with no relevant motion in which two events occur then the time t measured by a observer। अच्छा, ये बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है आपको, जस्ट फॉर्मूलाज, इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज थे। उसके बाद द ट्रेवलिंग वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव मीडियम मूव ट्रेवल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड। अच्छा, ये मैं बहुत समझा चुकी हूँ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो आप पिछली वीडियोस फिजिक्स की देख लीजिएगा, आपको उसमें समझ आ जाएगा, ठीक है। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।